हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने इसमें स्टार्ट कर रखा है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंडर बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में केपी और केसी के बेस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन मन किया था केएक्स के बेस पे। अब उसी के बेस पे बेटा एक क्वेश्चन से एक और लड़ाई कि ये दिया है बेटा कि ए से बी बनना है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है। 2b से 2c बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 है। इसी प्रकार c/3 से d/3 बन रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k3 है। तो अब अपन को ये बताना है बेटा कि अगर a से d बनेगा तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी बेटा। और इसको बेटा बोलते हैं मल्टी स्टेप क्वेश्चंस बोलते हैं। क्लियर? देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ये देखिएगा यहाँ पर अभी यही सॉल्व होता है बेटा। देखना अगर देखना बेटा, अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल करें बेटा तो ये कैंसिल जब होगा जब यहाँ से हम लोग हाफ करेंगे। जब यहाँ से हाफ करेंगे बेटा तो हाफ यहाँ पर भी होगा। ये क्लियर? तो यहाँ से मैंने हाफ किया बेटा, तो यहाँ से हाफ करो बेटा तो इसके ऊपर क्या होगा, पावर हाफ हो जाएगी। क्लियर? तो अब यहाँ से ये कट जाएगा बेटा क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। क्लियर? अब इसी प्रकार बेटा यहाँ से अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे बेटा तो यहाँ भी कितना होगा, ये यानी कि 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी। क्लियर? तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये बेटा देखिएगा यहाँ से हाफ से किया बेटा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बचा तो अब यहाँ से ये कैंसिल। क्लियर? अब यहाँ से बेटा कितना हो गया, ये भी 1 बचेगा ना, तो अब यहाँ 3 से बेटा 3 कैंसिल और इससे ये कैंसिल यहाँ पर। अब ये 2 हाफ है बेटा, ये इस हाफ से ये 2 कैंसिल होगा तो यहाँ केवल c बचेगा और c से ये c कैंसिल क्योंकि 1/3 से ये कैंसिल। क्लियर? अब इस प्रकार देखिए बेटा यहाँ ये बचा और यहाँ a। क्लियर भाई? यहाँ ये बच गया और यहाँ पर ये बच गया। यानी सिंपली क्या है, यानी कि मल्टी स्टेप वाला एडिशन क्वेश्चन। यहाँ से बेटा b मिलेगा, b से c और c से ये। क्लियर? तो अब डायरेक्ट क्या करना है इनको बेटा, ऐड करना है। कैसे ऐड करो बेटा, तो k डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये यहाँ पर k1 आएगा, ये k2 आएगा, k2 लेकिन पावर कितनी है इसकी, हाफ। हाफ यहाँ लगा दोगे इस तरह से। अब एक k3 है, यहाँ पर बेटा ये k3 ये आएगा, पावर कितनी है, ये 3। तो ये बेटा आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया, यानी कि क्वेश्चंस का रिलेशन आ गया। क्लियर? तो ये क्या आ गया आपका, क्वेश्चंस हो गया, इनको सॉल्व करने का तरीका। इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि यहाँ से बेटा यानी कि 2 कैंसिल हो जाए और 2 यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ b बचेगी, b से b कैंसिल। अब यहाँ तो केवल c बची यहाँ पर और यहाँ 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ c बचेगा, c से c कैंसिल होगा यहाँ पर ये। अब ये यहाँ भी एक d बचेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ भी d बचेगा। यहाँ हाफ किया तो हाफ यहाँ पर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया 3 यहाँ पर आ गया। क्लियर? अब यहाँ a बचेगा d, तो इनको बेटा कंपेयर करो और यहाँ पर इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, k1 k2 k3 ऐसे। क्लियर? ये क्वेश्चन जो है आपका बेटा ऐसे पूरा जो है यानी कि इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने आपको काफी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। साथ आपको 7-8 क्वेश्चन आपको प्रीवियस लेक्चर में और प्लस ये क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया यानी कि एक रिवीजन के तौर से। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कांसेप्ट, कि इक्विलिब्रियम कांसेप्ट के बेस पे किस तरह से क्वेश्चन बेटा बनेंगे। तो आइए पहले वो हेडिंग डालते हैं इक्विलिब्रियम कांसेप्ट वाला। इसको नोट करो बेटा, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है ये? हाँ नोट करो इसको। आइए अब दूसरी बेटा अगला स्टेप चल रहा है कॉन्सेप्ट का कि एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का कैसे हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। देखिए हेडिंग का बेटा लिखना कि एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके बेटा बोलते हैं हम लोग यानी कि के बोलते हैं। क्लियर? हाँ इक्विलिब्रियम यहाँ लगा दो बेटा E और Q। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का बेटा कैसे हम इसका यूज करेंगे, इसका बेटा ये देखिए यहाँ पर क्या
इसका क्या यूज कर सकते हैं बेटा हम लोग, देखिएगा इसकी हेल्प से बेटा हम ये बता सकते हैं कोई रिएक्शन कितने परसेंट खत्म हो गई है, यानी कि कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीशन का है या एक्सटेंट का है। प्लस दूसरी बात यह है कि इसकी हेल्प से बेटा हम लोग ये बता सकते हैं यानी कि डायरेक्शन की रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ नेचर बता सकते हैं। क्लियर ना ये? तो और इनका यूज करके हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो पहले वन बाय करके हम लोग सीखते हैं। पहले हेडिंग डाल दीजिए क्या, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर ना ये कांस्टेंट है। क्लियर? आइए हेडिंग डाल दीजिए बेटा। क्लियर ना ये? पहला है लिख लीजिए बेटा, ये पहला पॉइंट क्या है लिखना इट ऐसे लिखना बेटा इसको, ये लिखना we predict the extent of reaction इतना बेटा दिख रहा है ना ये? हाँ आई देखिए, यानी कि इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि प्रेडिक्ट यानी पता करना यानी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बेटा एक्सटेंट का मतलब होता है बेटा है लिखना, एक्सटेंट का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। क्लियर? यानी कि कितनी रिएक्शन बेटा यहाँ पर ये यानी कि खत्म हो चुकी है। क्लियर? यानी कि कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हो चुकी है या कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि पता कर सकते हैं कि रिएक्शन 10% खत्म हुई है या 20% है या 30% है, कितने परसेंट, इस चीज को हम कर सकते हैं। क्लियर है ये? हाँ दूसरा लिखिए बेटा यहाँ पर, ये दूसरा बता सकते हैं यहाँ पर लिखना predict the direction of reaction। यानी कि हम डायरेक्शन बता सकते हैं यहाँ पर, ये क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये बता सकते हैं। इसके हेल्प से थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा यहाँ पर, ये थर्ड पॉइंट क्या है देखना, ये यानी कि डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। यानी कि इसकी हेल्प से इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन है हम वो भी डिटरमाइन कर लेंगे, यानी कि पता कर लेंगे। क्लियर नहीं? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? ये है बेटा आज के एप्लीकेशन जो आज अपन को पढ़ना है। कंसंट्रेशन बता सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं और रिएक्शन कितने परसेंट खत्म हुई है ये कितने परसेंट बच गई है हम ये भी बता सकते हैं। अब इन्हीं का यूज करके बेटा हम लोगों को वन बाय करके एप्लीकेशन पढ़ना है, ये पढ़ना है प्लस ये पढ़ना है प्लस ये पढ़ना है, फिर हमारा चैप्टर खत्म विद द एंड ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो नोट कर बेटा, ये है कॉन्सेप्ट। पहले हेडिंग हमारी पड़ेगी यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पड़ेगी। क्लियर नहीं है? हां नोट करो बेटा इसको। इतना दिख रहा है बच्चों नहीं ना? हां देखिए इसको। क्लियर? हां आइए तो पहली बेटा हेडिंग क्या बेटा यहां पर, ये पहली हेडिंग जो पहला हमारा जो रूल है वो रूल है लिखना द प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्लियर? यानी हम बता सकते हैं कि जो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी या इक्विलिब्रियम पे रहेगी। हम ये चीज बता सकते हैं इसकी हेल्प से। कैसे? देखिए बेटा यहाँ पर
बिल्कुल आसान चीज है पर ये, जैसे देखिएगा मैंने A प्लस B C प्लस और D, क्लियर। हाँ, ये मैंने लिए बेटा यहाँ पर ये गैस गैस और है बेटा गैस, ठीक। आप गैस भी ले सकते हैं और आप एक्वस भी ले सकते हैं, ठीक, डिपेंड ऑन चॉइस। अब देखिए बेटा यहाँ मैंने टी क्या बेटा, टी है बेटा एक टाइम, आपको दिख रहा है ये टी क्या है, एक टाइम है सर। अब दिखेगा आपको, ठीक, टी क्या है बेटा, टाइम है, ठीक है। ये आने की कितना है, 0 टाइम। अब 0 टाइम में मतलब यहाँ कोई भी कुछ नहीं बना हुआ, आने की सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है और टाइम क्या है, 0 है। तो मैंने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन बेटा कितनी है, यानी कि A और इसकी कंसंट्रेशन है B, क्लियर। हाँ, अब इस केस में बेटा जो रिएक्शन अगर जाएगी यहाँ पर बेटा, तो बताइए रिएक्शन चांस क्या है, अगर रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्शन केवल बेटा फॉरवर्ड जा सकती है, यानी बैकवर्ड नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ अभी कोई कंसंट्रेशन नहीं है, क्लियर। यानी कि टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन A है और इसकी कंसंट्रेशन B है, तो अगर रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, बैकवर्ड नहीं आएगी। तो लिखो बेटा यहाँ पर यानी कि फॉरवर्ड, यानी इसका मतलब रिएक्शन कैसे आएगी बेटा, फॉरवर्ड ऐसे आएगी, अब क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये, अब मैंने A की कंसंट्रेशन ली और B की कंसंट्रेशन 0 कर दी, B की कंसंट्रेशन 0 कर दी, अब A की कंसंट्रेशन मैंने A ली है। तो अब बेटा देखिए, अगर अभी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि इधर कोई कंसंट्रेशन नहीं है। तो अब इस केस में बेटा कहां पर जाएगी रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ जाएगी फॉरवर्ड, ठीक। अगर बेटा यहां देखना, यहां पर अगर मैं कंसंट्रेशन A, सॉरी अब इसको 0 ले लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन बेटा क्या है पर ये मैंने 0 ले ली और यहाँ 0। अब मैंने C की कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पर ले ली, मैंने यहाँ पर C ले ली और D की कंसंट्रेशन मैंने D ले ली, क्लियर। तो अब देखिए बेटा अगर रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं आएगी, क्यों, इस केस में यहाँ कंसंट्रेशन A की और B की क्या है, 0 है, क्लियर। क्योंकि कोई भी रिएक्शन जाती है वो रिएक्शन अपनी हाई वैल्यू से लोअर वैल्यू जाती है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि अधिक मोल से लोअर मोल की तरफ जाती है, क्लियर। तो अब रिएक्शन जाएगी बेटा यहाँ पर लिखना बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब होता है अब रिएक्शन पीछे जाएगी, क्लियर। हाँ, अब देखिए यहाँ कंसंट्रेशन 0 ली, यहाँ 0 ली, अब की मैंने C की कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी, 0 कर दी मैंने यहाँ पर, लेकिन D की कंसंट्रेशन यहाँ पर है। तो अब भी देखो बेटा जो रिएक्शन जाएगी वो बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि इस केस में भी यहाँ कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन C की मैंने 0 कर दिया, लेकिन D की तो है कंसंट्रेशन D, तो इसलिए अब भी रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, वो जाएगी यानी कि बैकवर्ड जाएगी। इतना समझ गया ना ये। हाँ, अब देखिए यहाँ पर चीजों को और देखना पड़ेगा, अगर मैंने A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन ली, तो अब बेटा ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन अब यानी फॉरवर्ड भी जा सकती है, अब रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है, क्योंकि A और B की कंसंट्रेशन A भी लिए मैंने, प्रोडक्ट में C और D की कंसंट्रेशन C और D लिए, तो इस केस में बेटा जो रिएक्शन है बेटा वो रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड जा सकती है, बैकवर्ड जा सकती है, प्लस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे भी रह सकती है। तो लिख सकते हैं बेटा यानी कि एट इक्विलिब्रियम, यानी कि 3 स्टेज है यहाँ पर, ये 3 कंडीशन यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर ये कंडीशन, यहाँ पर ये, यहाँ ये, क्लियर। तो यहाँ देखिए बेटा ये दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा सारा, अब दिख रहा आपको, क्लियर नहीं है। तो इस केस में देखना A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन है, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ये 0 है, ये तो 0 है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ बेटा कोई भी रिएक्शन यहाँ पर जो है यानी कि फॉरवर्ड जाएगी, सिर्फ बैकवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन 0 है। अब यहाँ कंसंट्रेशन मैंने A की ली है, B की 0 कर दी है, तो नहीं है तो यहाँ 0 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं,
चली बेटा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी, आगे की तरफ आएगी, पीछे नहीं जाएगी। अब मैंने ए और बी की कंसंट्रेशन 0 कर दी है। अब यहाँ मैंने सी डी की कंसंट्रेशन सी और डी लिए, तो रिएक्शन अब जाएगी बैकवर्ड, जाएगी पीछे की तरफ, आगे नहीं जाएगी। यहाँ मैंने फिर 0 कर दिया। अब की मैंने सी की कंसंट्रेशन कम कर दी है, डी की कंसंट्रेशन डी ले ली, तो अब भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, पीछे फॉरवर्ड नहीं जाएगी। अब इस केस में क्या है बेटा, ए की कंसंट्रेशन ए, बी की कंसंट्रेशन बी, सी की कंसंट्रेशन सी, डी की कंसंट्रेशन डी, तो इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, आगे बैकवर्ड पीछे भी आ सकती है, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी रह सकती है। तीन है कंडीशन। अब तीन कंडीशन कैसे है बेटा ये, तो ये मैं अब मेरा अगला रूल है ये वाला पढ़ने वाला, कि कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कैसे पता करेंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, कैसे जानेंगे कि रिएक्शन तुम सिर्फ इक्विलिब्रियम पे रहोगी। क्लियर? तो अब हमारा रूल क्या बेटा, यानी ये वाला रूल हमारा है। क्लियर? नोट करो अच्छे से बेटा इसको, ये फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर भाई? ये अच्छे से बेटा इसको नोट करो, यहाँ पर देना है। इतना क्लियर बेटा नहीं है, ये टाइम दिख रहा है बेटा इतना बस, ठीक। अब यहाँ पर नोट करो बेटा ये। क्लियर? आइएगा तो बेटा एफ और डब्ल्यू को लिख लो बेटा, इसको बोला गया मैंने फॉरवर्ड बोला था, फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि आगे की तरफ, इसको मैंने बोला था बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको बेटा रिएक्शन इधर जाएगी और ये रिएक्शन बेटा इधर आएगी। क्लियर? फॉरवर्ड आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे तरफ। जो शॉर्ट मैंने आपको ये लिखे थे, इसका मीनिंग बेटा ये मीनिंग है, ठीक। ये है इसका मीनिंग, ठीक। आइए अब हमारा अगला जो रूल है बेटा, इसी पे जब सी और डी की कंसंट्रेशन ए और बी की यानी कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड और इक्विलिब्रियम, कैसे जानेंगे रिएक्शन, तो देखिए नोट बहुत ही नोट्स पॉइंट बेटा लिखना, ये रिएक्शन क्विटेंट क्या होता है बेटा, ये अब ये हेडिंग क्या है बेटा, ये रिएक्शन क्विटेंट, रिएक्शन क्विटेंट। इसकी बेटा वैल्यू होती है बेटा यानी कि Q, हम मान सकते हैं इसको यानी कि Q वैल्यू मान सकते हैं। ये Q बेटा एक कांस्टेंट होता है, क्लियर है ये, लेकिन इसकी वैल्यू अलग-अलग होती है। रिएक्शन क्विटेंट, तो सर इसका रिएक्शन क्विटेंट है, तो आखिर इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस बात, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ इतना यूज किया जाता है टू डिटरमाइन या प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ये पता करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन क्विटेंट। क्लियर भाई? ये तो लिखो बेटा, इसकी हेल्प से लिखो, लिखिए बेटा यहाँ पर लिखना, लिखना बी प्रेडिक्ट द, we predict the direction of nature, डायरेक्शन ऑफ नेचर, कि तुम फॉरवर्ड जाओगी या बैकवर्ड आओगी या तुम इक्विलिब्रियम पे रहोगे, हम ये पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन क्विटेंट, और इनको Q से लिखते हैं। क्लियर बेटा? ये तो बेटा डिब्बे में बंद करो बेटा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ नेचर बता सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो रिएक्शन क्विटेंट होता है, इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ नेचर। किसकी हेल्प से बेटा? ये वो है बेटा रिएक्शन क्विटेंट की हेल्प से बता सकते हैं। क्लियर नहीं है? तो अब बेटा रिएक्शन क्विटेंट और एक बताया था मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इन दो में डिफरेंस क्या है, कैसे जानेंगे डिफरेंस, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है और रिएक्शन क्विटेंट में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो अब बेटा आप मैं एक रिएक्शन बना के लिखता हूं, पर सिग्मा डाटा सा लिखिएगा, जैसे देखना यहां पर बेटा, जैसे मैंने लिया यानी कि A प्लस B और यहां लिया बेटा E, C और प्लस D। क्लियर? हाँ,
रिएक्शन का कुछ ना कुछ बेटा क्या होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई वैल्यू होगी यहाँ पर। इसकी जो ये रिएक्शन है ना A से प्लस B, ये मिल क्या बना रहे हैं, CD बना रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम है। तो इसको मतलब है कि इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसकी कुछ वैल्यू दी गई होगी, तो वैल्यू मैंने आपको ये लिख दी मैंने। क्लियर? हाँ। अब देखिए यहाँ पर, अब आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है बीच में इसको हटाइए, डिफरेंस क्या है, ठीक, डिफरेंस क्या है नहीं है, ठीक, देखिए डिफरेंस क्या है। हाँ, डिफरेंस क्या है, पहले पार्ट यहाँ पर बेटा है, यानी कि इसको बोल दिया मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको मैंने बोल दिया के ई, ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ बेटा रिएक्शन कांस्टेंट, यानी कि क्यू बोल दिया। क्लियर? अब देखिए बेटा, इसकी मैं अगर वैल्यू लिखूं बेटा, यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ वैल्यू लिखूं बेटा कि के और इक्विलिब्रियम, तो यहाँ बेटा वैल्यू आएगी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ लिखोगे बेटा C की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे और D की कंसंट्रेशन बेटा यहाँ लिखोगे इक्विलिब्रियम पे। बेटा जो E और Q है ना, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है। क्लियर? अब रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, अब कहां पर बेटा, ये इक्विलिब्रियम है, ये वाली वैल्यू है। क्लियर? तो ये बेटा वैल्यू जो है, ये सिर्फ इसके लिए है बेटा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा, यहां पर ये इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, यहां लिखिएगा Q C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन, और यहां बेटा A की कंसंट्रेशन, और यहां लिखेंगे B की कंसंट्रेशन। क्लियर? अब यहां देखिए बेटा, यहां पर अब आपको ये पॉइंट डिफरेंस होता होगा, सर डिफरेंस क्या, हमें तो सेम लग रहा है, ये बेटा बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए बेटा, यहां जो कंसंट्रेशन लेंगे वो सिर्फ हम इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन रखेंगे, यानी कि इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन कौन सी इक्विलिब्रियम वाली है, तो उसको यहां रखेंगे C की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, D की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, इसी प्रकार रिएक्टेंट की AB की इक्विलिब्रियम लिखेंगे। मतलब ये ओनली एप्लीकेबल फॉर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जबकि यहां देखना, इसमें ऐसा कोई लोचन नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को हो या ना हो, यानी एनी टाइम कंसंट्रेशन हम यहां पुट कर सकते हैं। मतलब ये वैल्यू वेरिएबल है, तो ये वैल्यू का कांस्टेंट है। क्लियर नहीं है? तो ये पॉइंट यहां पर लिखिए बेटा, ये इस पॉइंट को बेटा पहले इतना अच्छे से नोट करो उसको, डिफरेंस का है। क्लियर नहीं है? क्लियर? तो नोट करो इसको, ये हर चीज आपको लिखो, पॉइंट ना करें। क्लियर? हां, आइए अब देखते हैं पॉइंट यहां पर। पहला पॉइंट बेटा इसको लिखना है, लेकिन ये जो होगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा इज गिवन इन रिएक्शन, ये जो बेटा ये रिएक्शन में दिया होगा, ये रिएक्शन में एग्जामिनर इसको देगा, यानी फाइंड हमको नहीं करना है। जबकि यहां देखना इसके लिए देखना, जबकि देखना इसके लिए, यानी रिएक्शन कोटेंट इज फाइंड इन गिवन रिएक्शन, जो गिवन रिएक्शन है बेटा, वहां हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें दी नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या वेरिएबल है, जबकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर? तो दूसरा पार्ट लिखिए बेटा, यहां पर ये लिखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेटा, ये होता है कांस्टेंट वैल्यू में, कांस्टेंट वैल्यू में। जबकि यहां देखना बेटा, दूसरा पॉइंट यहां देखना, रिएक्शन कोटेंट इज वेरिएबल वैल्यू। ठीक, ये क्या है बेटा, एक वेरिएबल वैल्यू है, जबकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है,
इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, हम किसी भी टाइम की कंसंट्रेशन रख सकते हैं, जबकि यहाँ टाइम फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर रखेंगे। क्लियर नहीं है? हाँ, और ये पॉइंट से लिखना, थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये लिखना equilibrium constant is only applicable at equilibrium stage। यानी जो इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है, सिर्फ वहीं के लिए बेटा ये चीज जो है ये वेरिएबल वो है, एप्लीकेबल है इक्विलिब्रियम वाले। क्लियर नहीं है? हाँ, जबकि यहाँ देखना, इसको लिखना इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिखना, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है लिखना Q is predict at any time बेटा any time in given direction ठीक। यानी इसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं, किसी भी टाइम पता कर सकते हैं, किसी भी गिवन डायरेक्शन के लिए। ये इनकी डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बेटा आपको पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन अच्छे से आप समझ पाओगे। ये रूल है इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला बेटा क्या है कि यहाँ देखना, ये केवल बेटा इक्विलिब्रियम के लिए ही वैलिड है, जबकि ये बेटा किसी भी टाइम के लिए वैलिड है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इसकी वैल्यू बेटा वेरिएबल होती है, हर अलग रेशन के लिए अलग अलग वैल्यू होगी इसकी बेटा की। यानी रेशन में ये वेरिएबल है, यानी दिया नहीं होगा रेशन में, जबकि ये रेशन बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर? और ये रेशन में हमेशा आपको देगा एग्जामिनर, जबकि ये रेशन में देगा नहीं, ये आपको बेटा यानी कि डिटरमाइन करना है, पता करना है रेशन में। क्लियर? और देखना पॉइंट है पर ये देखिए, यहाँ बेटा लिखना कि एट एनी टाइम हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बेटा किसके लिए है, एक इक्विलिब्रियम की वैल्यू है। क्लियर? तो अब इसके बेस पर सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम कैसे जानेंगे क्वेश्चन, तो बेटा आइए जानते हैं इसकी क्वेश्चन निकालने का रूल क्या होगा। क्लियर? तो अच्छे से बेटा इसको नोट करो बेटा, अच्छे से इसको ये क्लियर, ये पॉइंट यहाँ पर है इतना। क्लियर? देखिए यहाँ पर इतना दिख रहा है, ये और देखिए एक चीज बेटा ऐसे जानते रहिएगा यहाँ पर। क्लियर? सब दिख रहा है ये, आइएगा आप देखिएगा रूल, देखिए रूल क्या है। रूल्स, पहला रूल्स बेटा क्या है, लिखना अगर के इक्विलिब्रियम और Q, अगर इसकी वैल्यू बेटा आपको इस तरह दे दी गई बेटा, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा है, तब जो रिएक्शन जाएगी बेटा, वो रिएक्शन जाएगी यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा रिएक्शन जाएगी। क्लियर नहीं है? अगर बेटा देखना दूसरा पॉइंट देखना, अगर ये देखना, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा लेस देन बेटा है, अगर ये बेटा वैल्यू किसकी है, लेस देन है यानी Q से, तो पता कर सकते हैं बेटा ये यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन पीछे की तरफ जाएगी जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और आगे जब जाएगी जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये देखिए ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्वल टू बेटा K। क्लियर? तो इस केस में लिखना बेटा, अगर वैल्यू बराबर है टाइम, क्लियर, तब रिएक्शन है बेटा एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट। तीन रूल है, तीन के बाद बेटा चौथा रूल बेटा नहीं है। क्लियर नहीं है? जब इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा ज्यादा होगी रिएक्शन कोएफिशिएंट से, तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी,
इक्विलिब्रियम वैल्यू लेस देन रिएक्शन क्वोटिएंट, तब रिएक्शन बैक बढ़ जाएगी पीछे की तरफ। अब इनकी वैल्यू बराबर बेटा, तब रिएक्शन जो है बेटा वो रहेगी यानी कि एट इक्विलिब्रियम। क्लियर रही है? हाँ। अब इसकी बेस पर मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चंस आपको देता हूं। क्लियर रही है? हाँ, नोट करो बेटा ये क्वेश्चन। क्लियर? बहुत ही अच्छी चीज बेटा है, पर नोट करो क्वेश्चंस ये। देखिए क्वेश्चंस क्या बेटा लिखना है, लिखना ए गैस प्लस 2b गैस और यहाँ बेटा है यानी कि 3c गैस प्लस और यहाँ है बेटा d। क्लियर? ये गैस है यानी सब बेटा g का मतलब होता है गैस। ठीक। हाँ। अब इसके लिए बेटा जो k वैल्यू दी है यहाँ पर लिखना if the moles of A is 1 mole and B is 2 moles and C is 3 moles and D is 2 moles. Find the direction of reaction. Find the direction of reaction at the value of equilibrium constant और जिसकी बेटा वैल्यू है पर ये वो वैल्यू है 25। क्लियर? ये है आपका बेटा क्वेश्चन है आपका। ये कह रहे हैं कि A गैस प्लस 2B गैस इक्विलिब्रियम 3 गैस C और बेटा D गैस है। अब कह रहे हैं बेटा यहाँ देखना ये क्या है कि if the moles of A 1 moles है, A का कितना है 1 moles है, B का कितना है बेटा ये B का 2 moles है, C का कितना है बेटा 3 moles है, इसका 3 moles है और D का कितना बेटा वो है 2 moles। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है कि रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या इक्विलिब्रियम पर रहेगी। कब? जब एट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी बेटा ये 25 है। क्लियर? अब मैंने कहा कि ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये हमेशा रिएक्शन में देगा आपको, जबकि हमें अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे सर? डायरेक्शन पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए रिएक्शन क्वोटिएंट। रिएक्शन क्वोटिएंट मैंने बताया था एनी टाइम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां ये कंडीशन नहीं है कि हम केवल इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन लेंगे। क्लियर नहीं है? क्योंकि इस बात पे वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसका एक ही काम है कि डायरेक्शन को बताना। क्लियर? तो आइए देखते हैं यहाँ पर नोट करके। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा ए के कितने मोल बेटा ये ए के है 1 मोल यहाँ पर। ठीक, ए के 1 मोल्स है, बी के कितने बेटा ये 2 मोल्स यहाँ पर आ गए। ठीक, सी के कितने बेटा ये 3 मोल्स, सी के कितने हैं 3 मोल्स बेटा। डी के कितने हैं डी इज 2 मोल्स और इसके हैं बेटा ये 2 मोल्स। ठीक, यानी कि ए के 1 मोल, बी के 2 मोल्स, सी के 3 मोल्स और डी के 2 मोल्स दिया। क्लियर? तो अब डायरेक्शन पता करने के लिए आपको बेटा रूल पता होना चाहिए, यानी कि रिएक्शन क्वोटिएंट का निकालेंगे, क्योंकि इसका एक ही काम है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन रिएक्शन। क्लियर? हां, देखिए बेटा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे यहां देखना, यानी कि रिएक्शन क्वोटिएंट C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन, यहां बेटा A की कंसंट्रेशन और यहां बेटा B की कंसंट्रेशन। क्लियर? अब इनके जो है कुछ एस्टिमेटेड कितना बेटा 1 लिखो। B कितनी है? B की है 2, C के कितने हैं
सी के 3 है, डी के कितने हैं, डी के 1 लिखो क्या मत लिखो। अब देखिए बेटा इसके ए के स्टोमेट्री कितने हैं 1 चाहे लिखो मत लिखो, बी के कितने हैं स्टोमेट्री बेटा 2 लिख दिए, सी के कितने हैं 3 ए लिख दिए, डी का कितना है 1। ये बेटा होते हैं इनकी स्टोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट होते हैं ना, ये वैल्यू जो है पर ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता ना, ये यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैं 1 मान सकता हूँ। तो ये है बेटा स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर पावर चढ़ा दी जाती है। क्लियर है ये? तो अब बेटा रखना क्या है, इनकी वैल्यू पुट करना है। ये देखिएगा ए के कितना बेटा ये सॉरी सी देखो पहले, सी के 3 मोल, ठीक। अब यहाँ देखना बेटा, ये देखना कितनी पावर कितनी है ये क्यूब यहाँ पर है। क्लियर? अब बेटा यहाँ देखिएगा डी के कितने हैं 2 डी के यहाँ पर, ठीक कितने हैं यानी कि 1 यहाँ पर। अब ए के कितना है बेटा, ए के यहाँ पर है 1 है, बी के कितने हैं बेटा ये 2 मोल बी। क्लियर? अब ये देखिए बेटा यहाँ रिएक्शन में क्या दी है आपको, मोल दी है, जबकि हम ये क्या रखते हैं कंसंट्रेट रखते हैं, क्या रखते हैं कंसंट्रेशन रखते हैं, जबकि हमें मोल दी है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, देखना कंसंट्रेशन होती है बेटा, कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। समझ गया ना ये? अब एग्जाम में जब आपको इस तरह देगा तो हम वॉल्यूम कितना मान चलेंगे कि वॉल्यूम आने की कांस्टेंट मान चलेंगे, मतलब वॉल्यूम हम 1 लीटर मान के चलते हैं। क्लियर नहीं है? जब रेशन में नहीं दिया हो, जब रेशन में देगा तो हम इनके नीचे वॉल्यूम लिखते हैं। क्लियर नहीं है? तो वॉल्यूम कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, यानी कि बी वॉल्यूम है, और बी वॉल्यूम चाहे रखो चाहे मत रखो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चंस का एक तरीका एक और भी सीखा आपने कि अगर वॉल्यूम नहीं दिया जाए तो वॉल्यूम क्या मानते हैं, यू 1 यूनिट मानते हैं। अगर देगा वॉल्यूम तो हम यानी मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्लियर नहीं है? तो इसको मेंशन कर लो कि जब रिएक्शन में वॉल्यूम मेंशन ना करे मतलब कितना मानेंगे 1 यूनिट मानेंगे, यानी कि हम मानेंगे 1 लीटर हम लोग मानते हैं। क्लियर नहीं है? ऐसे आगे मैं कराऊंगा क्वेश्चन कि जब मोल नहीं देगा हमें इनिशियल तो कितने मानेंगे हम, m 1 मोल मान सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार तो आप देखिए बेटा यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिखना इसका करो बेटा, यहाँ पर कितना आ गई है 3 का 27, 2 का 2 बेटा 1 तो बन रहेगा ना, अब कितना हो गई है 4 हो गया ना। क्लियर? तो यहाँ से बेटा कितना आ गया देखिएगा, इससे बेटा कितना 2 बचेगा, कितना आ गया बेटा ये 27/2 आ गया। क्लियर? यहाँ देखिए बेटा ये 2 से 2 कैंसिल 2 बचेगा और 27/2 आ गया। 3 की पावर 3 27, 2 की 1 रहेगी और 2 का स्क्वायर 4 रहेगा। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर जो q की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 27/2 आ गई। तो इसको सॉल्व करोगे लगभग 13.5 कुछ ऐसे आएगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर ये आने की q की वैल्यू क्या है बेटा, आने की इक्विलिब्रियम से क्या बेटा क्या माइनस, क्यों देखिए बेटा यहाँ इसकी वैल्यू कितनी बेटा ये वो है 25 और इसकी वैल्यू कितनी बेटा वो है 30.5। तो अब रिएक्शन जाएगी वो जाएगी बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? हाँ। तो क्या सीखा आपने बेटा इस रिएक्शन के कि कैसे हम उसकी डायरेक्शन बताएंगे, हम वो डायरेक्शन सिर्फ हमें कौन बताएगा, यानी कि रिएक्शन टूटेड, पहला पॉइंट। दूसरा आपने सीखा कि अगर हमें वॉल्यूम नहीं देगा तो वॉल्यूम कितना मानेंगे, यानी कि 1 लीटर हम वॉल्यूम मानेंगे। कितना मानेंगे 1 लीटर वॉल्यूम, यानी जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। अगर देगा वॉल्यूम तो अब यहाँ लिखते हैं यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग। क्लियर? अब नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे 1 लीटर वॉल्यूम मानते हैं हम लोग। क्लियर? ये इसका है कॉन्सेप्ट इसका। क्लियर? नोट करो बेटा इसको, इतना क्लियर नहीं है? आइए फिर से देखते हैं इसको लोग। हाँ, ये सवाल बेटा आपका है, यहाँ से देखना। क्लियर? हाँ, इतना सवाल बेटा ये। क्लियर? अच्छे से बेटा इसको नोट करो सवाल को ये। क्लियर? आइए देखना, आप देखना इसको ये। क्लियर? नोट करो इसको ये, आप नोट करो ये। क्लियर? हाँ, आइए देखिएगा, सारी चीजें बेटा आपको ये पता होनी चाहिए। क्लियर नहीं है? आइए देखिएगा, अब एक पॉइंट आपको मैं
कि हम रिएक्शन की स्टेबिलिटी पता कैसे करेंगे। यानी कि कोई रिएक्शन है उसकी स्टेबिलिटी, जैसे देखना बेटा, जैसे देखिएगा कोई ए है और यहाँ बी जा रहा है, क्लियर। हाँ, अब एक रिएक्शन बेटा सी है और डी है, तो इनकी कुछ ना कुछ बेटा ये वैल्यू होगी यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हम इसको देख करके हम पता करेंगे कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी रिएक्शन कम स्टेबल है। तो पता कैसे करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखकर हम पता करते हैं। इसका पता हम जो रिएक्शन क्यूटेंट है हम इससे पता नहीं कर सकते, क्योंकि इनका तो केवल इतना यूज होता है कि तुम इतना बता सकते हो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, क्लियर। जिस तरह फिजिक्स में बेटा यूनिट वेक्टर का इतना काम होता है टू ओनली डिटरमाइन द डायरेक्शन, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है यूनिट वेक्टर का इन केस फिजिक्स, उसी प्रकार रिएक्शन क्यूटेंट का काम होता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, क्लियर। जबकि के इक्विलिब्रियम का हम निकालेंगे कैसे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है, क्लियर। तो अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट मेरा यही रहेगा, तो जल्दी से बेटा आइए डालते हैं अगली हेडिंग, क्लियर। देखिएगा यहाँ पर, सुनिएगा बेटा, क्लियर है ये। हाँ, देखिएगा यहाँ पर ये रूल क्या है, अगली हेडिंग बेटा ऐड कराइए, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बेटा ये लिखना, ये लिखना थर्ड रूल है, थर्ड में सॉरी हाँ सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाला, क्लियर। लिखना प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, predict the extent of reaction as well as, इतना दिख रहा है बेटा ये, आई इधर क्लियर, as well as stability of reaction, यानी हम ये पता करेंगे अब इस कॉन्सेप्ट में कि रिएक्शन का कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है। बेटा एक्सटेंट का मतलब लिखना, एक्सटेंट का मतलब होता है लिखना कंप्लीशन, कंप्लीशन, क्योंकि ये वर्ड बेटा एनसीईआरटी में देती है कंप्लीशन का है या कहे एक्सटेंट, तो सर कंप्लीशन आप डायरेक्ट अच्छी ये तो कंप्लीट हो गई बेटा, क्योंकि मैं कंप्लीट लिख दूंगा तो हर चीज वो भी सही, लेकिन एनसीईआरटी लैंग्वेज हम लेके चलेंगे तो आपको एनसीईआरटी और अच्छे से क्लियर हो पाएगी, क्लियर। तो एनसीईआरटी में एक्सटेंट बोल दिया गया है, कितने रिएक्शन हो गई है, क्लियर। हाँ, तो उसे बोलते हैं कंप्लीशन भी बोलते हैं, क्लियर है ये। हाँ, तो दो है बेटा, फिर बताना है कि स्टेबिलिटी रिएक्शन की क्या होगी क्या नहीं होगी। तो ये एनसीईआरटी ने अपने तरफ से डाटा डिक्लेयर किया है, और उस डाटा की वैल्यू है कि अगर इतने रेंज में वैल्यू आ रही है मतलब स्टेबल होगा, अगर इतने रेंज में वैल्यू आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा, क्लियर। तो आइए हम देखते हैं, जानते हैं इसको, नोट करो हेडिंग बनाइए, क्लियर। देखिए इतना नोट कर लिया, देखिए इसको ऊपर करता हूं मैं, अब आपको बेटा यहाँ पर ये लेके चलते हैं इस पॉइंट के पास बेटा, यहाँ पर यहाँ देखिएगा इसको, क्लियर। देखिएगा इसको बताइए, और अब ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जेई में यहाँ पर हर साल लगभग या नीट में एक साल गैप छोड़ के क्वेश्चन इस पे मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, क्लियर नहीं है, और बहुत आई की बेस वाला से बनेंगे आपको, क्लियर। हाँ, लिखिए बेटा यहाँ पर ये पहला पॉइंट लिखना है, रूल क्या है, पहला रूल बेटा हमको लिखना है कि वैल्यू है, अगर फर्स्ट पॉइंट ये है बेटा और दूसरा पॉइंट ये है, क्लियर। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट लिखिए। अगर बेटा इस के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होती है बेटा, वो वैल्यू बेटा यानी कि लेस देन 10 की पावर -3, या हम ये भी बोल सकते हैं या इसकी वैल्यू बेटा 1000 गुना से क्या हो छोटी वैल्यू, ये बोल सकते हैं ना, ये 10 की पावर -3 नीचे आएगा तो 1000 हो जाएगा, क्लियर है ये पहला रूल तो ये है। दूसरा बेटा क्या है कि जब अगर इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू बेटा अगर ज्यादा हो 10 की पावर -3, या हम ऐसे बोल सकते हैं या 1000 यानी कि
लिखे या ऐसे लिखे। अगर 10 की पावर -3 इससे वैल्यू इतने आसपास का है या इससे कम वैल्यू है तो मतलब क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा 10 की पावर 3 या इससे ज्यादा हो तब क्या होगा, ये हमें सीखना है यहाँ पर। क्लियर, देखिए यहाँ पर रूल पहला देखना बेटा, यहाँ समझाता हूँ आपको मैं। ये पहला पार्ट बेटा क्या है, ये वाला पार्ट है। अगर कोई रेक्टेंट है बेटा और इस रेक्टेंट से बेटा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसी प्रकार बेटा देखिएगा, यहाँ देखना कोई रेक्टेंट है और इससे क्या बनेगा बेटा, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा। समझ गया ना, ये कॉमन सेंस था। रेक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और रेक्टेंट है, प्रोडक्ट। क्लियर, तो अब बेटा इस केस में मैं लिख सकता हूँ, देखना कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो बेटा वो कितनी रहेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ रेक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक, इसी प्रकार बेटा यहाँ देखोगे आप कि इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू रहेगी बेटा वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और अपॉन रेक्टेंट की कंसंट्रेशन रहेगी ना। ये हम मान के ले सारी चीज क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, तो मैं बार बार बेटा अब ये नहीं लिखूंगा कि अच्छा तुम इक्विलिब्रियम को या इक्विलिब्रियम को, क्योंकि ये हम जान चुके हैं, अभी आपको बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू जब भी निकालते हैं कि जब ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन होगी। क्लियर, देखिएगा अब बेटा देखिएगा इसकी जगह बेटा देखना, क्या मैं इसकी जगह ये वैल्यू है मैं ये रख सकता हूँ क्या, 10 की पावर -3। अरे इसकी जगह आप ये वैल्यू है रख दो, या आप इसको जगह ऐसे कर सकते हैं ना, अरे इक्विलिब्रियम 10 की पावर -3 है, आप यहाँ रखो चाहे यहाँ लिख लो। इसी प्रकार ये वैल्यू जो है इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। क्लियर, तो अब आप देखो बेटा यहाँ से देखना, यहाँ से देना एक, तो आपको लॉजिक ये मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ से जो अगला पॉइंट बेटा वो पॉइंट है यहाँ पर ये, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये कि जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि सॉरी रेक्टेंट की कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन यानी कि 1000 गुना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से है। आप देखिए बेटा इसकी मल्टीप्लाई करोगे बेटा यहाँ से आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे बेटा बनाएगा, तो यहाँ से कितने मिल गई, यानी कि रेक्टेंट की कंसंट्रेशन 1000 गुना ज्यादा है। क्लियर, हाँ। ऐसे यहाँ देखिए बेटा, अगर मैं इसकी वैल्यू बेटा मैं यहाँ देखना, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू बेटा मैं ऐसे लिखूं, यानी k की बराबर ये वैल्यू पुट कर दो, या आप बेटा ये वैल्यू पुट कर दो। इतना क्लियर दिख रहा है ना ये, हाँ। तो अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर ये कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा 1000 गुना रेक्टेंट की कंसंट्रेशन के है। क्लियर, आप देखिए यहाँ ये पॉइंट नहीं है, अरे इसकी मल्टीप्लाई बेटा यहाँ से करोगे तो कितना होगा ये 1000, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते ना ये। तो अब ये देखना कि जो प्रोडक्ट है इस केस में 1000 गुना ज्यादा होगा रेक्टेंट से, यहाँ जो रेक्टेंट है 1000 गुना ज्यादा होगा प्रोडक्ट से। मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट रेक्टेंट के कंपेयर में 1000 गुना कम बना है। समझ गया ना ये, यहाँ बोल सकते हैं कि रेक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 1000 गुना ज्यादा बनी है। समझ गया ना ये, तो इसका मतलब लिखना यहाँ पर क्या है, तो यहाँ लिखोगे बेटा इसी में लिखना पॉइंट यहाँ पर ये लिखना कि जो रेक्टेंट की कंसंट्रेशन है बेटा वो लिखोगे यानी कि वेरी हाई है, वेरी हाईली वैल्यू है। बोल सकते ना ये कि रेक्टेंट की कंसंट्रेशन इज वेरी हाईली वैल्यू है, जबकि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या बेटा वो है यानी कि ऑलमोस्ट 0, यानी इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं कि लगभग 0 है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा वो यहाँ 0 है। 0 बेटा छोटा बन गया है, थोड़ा मोटा कर लो, मोटा अच्छा लगता है बेटा। क्लियर ना ये देखिए यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखना यहाँ बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बेटा लिखना वेरी हाईली वैल्यू होती है, यानी 1000 गुना ज्यादा वैल्यू है। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर ये कि जो रेक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या बेटा वो है ऑलमोस्ट 0। हम ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंट टोटली किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो रेक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या हो गई बेटा 0 हो गई।
क्लियर नहीं है? इस पॉइंट को हम लोग ऐसे लिखते जाइए बेटा, फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में पूरा ग्राफ दे रखा है। क्लियर? अच्छे से उसको नोट करना है। क्लियर नहीं है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए यार, ये उधर लिखा है वैल्यू लिखा है, ये वैल्यू, ठीक, नोट करो इसकी। आई अब देखिए इसके बाद ये देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट लिखना बेटा यहाँ पर। आर टेबल में कैसे बोल सकता है? वो बोल सकता है कि रेक्टेंट आर डोमिनेंटली, क्या बोल सकता है? देखिएगा कि रेक्टेंट इज डोमिनेंट, डोमिनेंट, डोमिनेंटली का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो यह और लिख सकता है, लिखना ये लिखना हैंस रेक्टेंट थर्मली इज more stable than reactant, sorry than product। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है बेटा वो थर्मली क्या है, मोर स्टेबल है, किसके मुकाबले में, प्रोडक्ट, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या बेटा अप्रॉक्स 0 है। क्लियर नहीं है? इसी प्रकार यहाँ पर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट आर थर्मली लेस स्टेबल, बेटा दो में से कोई एक स्टेबल होगा। तो अगर ये रिएक्टेंट मोर स्टेबल है तो प्रोडक्ट क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। क्लियर? जो पॉइंट में नहीं लिख पाऊंगा इसको उल्टा है, ठीक। अब यहाँ लिखिए बेटा, यहाँ पर इसमें लिखा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है लिखना प्रोडक्ट इज डोमिनेंटली, इतना दिख रहा है ये, हाँ, प्रोडक्ट इज डोमिनेंटली hence the product is thermally more stable than reactant, ठीक। यानी कि इसका मतलब है कि hence the product is thermally more stable than reactant, कि reactant से क्या है, प्रोडक्ट मोर ज्यादा स्टेबल है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, प्रोडक्ट क्या डोमिनेट है, तो प्रोडक्ट इज थर्मली मोर स्टेबल, किसके मुकाबले में, रेक्टेंट के मुकाबले में। क्लियर नहीं है? यानी इसका उल्टा ये है, एक याद करना है, दूसरा इसका इनवर्स करना है। क्लियर नहीं है? तो क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ प्रोडक्ट क्या बेटा हाई वैल्यू है, रेक्टेंट क्या बेटा ऑलमोस्ट 0 वैल्यू है। क्लियर? ये लिखा है रेक्टेंट, आर का मतलब रेक्टेंट। क्लियर नहीं है? हाँ, लिखिए इसको, देखिए ऐसे करके आपके एक बहुत बिंदास एक नोट्स बेटा तैयार हो जाएंगे ये। क्लियर? देखिए यहाँ पर ये फिर लिखना बेटा, ये लिखना यहाँ पर ये ना थर्ड पॉइंट लिखना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन in forward direction is less extent। बच्चों ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शन है बच्चों फॉरवर्ड जो है वो बहुत कम जाएगी, यानी कि निगलिजिबल जाएगी, यानी आगे रिएक्शन जाने के चांस बहुत ही कम है। लिखा है लेस एक्सटेंट, मतलब बेटा यही होता है। क्लियर नहीं है? लेस एक्सटेंट इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर नहीं है? हाँ, अब यहाँ लिखिए बेटा, इसको लिखना, ये थर्ड पार्ट यहाँ लिखना बेटा, लिखना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन in forward direction is more extent
कह रहे हैं बेटा एक्सटेंड का मतलब होता है अन्य रिएक्शन का खत्म होना। तो कह रहे हैं कि एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन बेटा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा मोर एक्सटेंड होगा, यानी कि रिएक्टेंट से लगभग अप्रोक्स यानी लगभग प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर 100 मोलर कंसंट्रेशन है तो वो लगभग 99% रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। क्लियर? इसका मीनिंग ये है। क्लियर? नोट करो इसको देखिए, इतना क्लियर करना ये। हाँ, और लिखिए बेटा इसको ये फोर्थ पॉइंट लिखना बेटा, फोर्थ पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट लिखना द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बच्चों कंप्लीशन बोले या इसको एक्सटेंट बोले क्योंकि कई बार वो लैंग्वेज घुमा के देगा, वो एक्सटेंट बहुत यूज करेगा, वो कंप्लीशन हो सकता है 2-4% बोले कि कंप्लीशन यानी कि एक्सटेंट का मतलब होता है कंप्लीट रिएक्शन हो गई। क्लियर? लिखना था कंप्लीशन का है या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लेस नेग्लिजिबल। मतलब हम बोल सकते हैं बेटा कि लेस देन 1% क्या होगा बेटा, वो रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीशन होगी। यानी कि 1% से भी कम बेटा रिएक्शन कंप्लीशन होगी। समझे ना? ये यानी कंप्लीशन क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि बहुत ही लेस नेग्लिजिबल, बहुत ही मतलब हो सकता है 1% रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट टूटे ही नहीं प्रोडक्ट में, वो रिएक्टेंट ही बना है क्योंकि रिएक्टेंट आर थर्मली मोर स्टेबल। क्लियर? तो यहां लिख सकते बेटा, इसका उल्टा बेटा यहां लिखना है। फोर्थ पॉइंट यहां पर हटाइए, लिखना द कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीशन का है या एक्सटेंट का है, कंप्लीशन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई। मतलब यहां लिख सकते हैं बेटा हम लोग, यहां पर लिखना कि मोर देन बेटा लगभग 99% का बेटा वो रिएक्शन होगी यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? जैसे हो सकता है 10 मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है, तो वो 10 मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट किया है तो यहां पर हो सकता है 10 की 10 मोलर प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। यहां पर ये लिखा है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, यानी कि वेरी हाई है, यानी रिएक्शन पूरी तरह से रिएक्शन खत्म हो जाएगी और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट बदल जाएगा। जबकि यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट आर थर्मली मोर स्टेबल, इसलिए लिखा है लेस एक्सटेंट का है या लेस नेग्लिजिबल। ये लैंग्वेज है, मतलब एक ही, बस लैंग्वेज अलग अलग इनकी है। क्लियर? क्लियर? लिखना, इसको लिखना, फिर लिखना बेटा फिफ्थ पार्ट लिखना रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल, reactant is negligible convert into product। क्लियर? ये कह रहे बेटा जो रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, यानी कि रिएक्टेंट क्या होगा, नेग्लिजिबल कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं हो पाएगा। जैसे देखना बेटा, यहां देखना, जैसे ये देखिएगा, अगर रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में जिसकी 10 मोलर कंसंट्रेशन है तो हो सकता है बेटा 10 मोलर से बेटा 0.1 मोलर ही चेंज हो, बाकी यहां बेटा 99 मोलर कंसंट, सॉरी यहां पर ये, जबकि यहां पर ये कितना होगा, यानी 9 और 1 मोलर जो कंसंट्रेशन है वो यहां बची रह जाए, ये चेंज ही ना हो पाए। देख रहे हैं कितना बना, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन बनी। तो मैं बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट नेग्लिजिबल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होगा। क्लियर? तो यहां बेटा इसको उल्टा है, लिखना फिफ्थ पॉइंट है लिखना रिएक्टेंट is completely convert into product।
अगर ये 10 मोलर है तो हो सकता है बेटा अभी 10 मोलर से लगभग 9.9 मोलर आने की चेंज हो जाए। अब यहाँ केवल वो 0.1 मोलर बचे। क्लियर? 10 मोलर लिया था तो लगभग 9.9 मोलर चेंज हो गया, केवल 0.1 मोलर बचा। तो हम ये बोल सकते हैं जो रिएक्टेंट है बेटा वो कंप्लीटली क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया यानी प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये होता है क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट आर थर्मली मोर स्टेबल। क्लियर है? ये क्यों नहीं बदला बेटा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये मोर स्टेबल है। क्लियर है? तो ये है आपके पॉइंट बेटा, इनको नोट करो बेटा। दिख रहा है सबना? ये आइए देखिए इसको। क्लियर? हाँ, नोट करो इसको। एक एक पॉइंट बेटा नोट करते जाइएगा, तभी आप चीजों को अच्छे से आप बेटा समझ पाओगे। समझ गया ना ये? हाँ, आगे बढ़िए चीजें। क्लियर? हाँ। अब बेटा एक जनरल रूल हटाइए, रूल लिखना है। रूल्स क्या बेटा? क्लियर? देखिए रूल्स क्या बेटा लिखना है। रूल्स बेटा पर ये कि 10 की पावर सॉरी यहां से कि इक्विलिब्रियम इसकी वैल्यू बेटा कितनी है पर ये, और यहां से बेटा देखना है, यहां से वैल्यू बेटा कम और यहां से मैं वैल्यू मान सकता बेटा, यानी कि इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू ऊपर प्लस, और मैं मान सकता हूं यहां पर ये इक्विलिब्रियम और यहां बेटा इतनी वैल्यू। ठीक? हाँ, तो आप यहां बोल सकते हैं बेटा, यहां देखिएगा, यहां देना ये बेटा जो वैल्यू होगी यहां पर और ये वैल्यू होगी, तो इनके जो बीच में कुछ वैल्यू होगी ना, इनके जो बीच में कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी, तो इनके जो बीच में जो वैल्यू होगी बेटा ये वैल्यू यानी कि बिटवीन टू वैल्यू दैट ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम। मतलब हम कह सकते हैं जैसे ये वैल्यू है और इसकी बीच की वैल्यू है, तो वो ना तो ज्यादा रिएक्टेंट होगा स्टेबल, ना ज्यादा प्रोडक्ट होगा स्टेबल, मतलब इन दोनों के बीच की कंडीशन होगी वो। क्लियर नहीं है? जैसे ये चीज है, अब इससे वैल्यू क्या थोड़ी ज्यादा है और इससे वैल्यू थोड़ी कम है, तो हम बोलेंगे कि वो थर्मली रिएक्टेंट स्टेबल, थर्मली प्रोडक्ट स्टेबल, तो उनके वो बीच की वैल्यू होगी। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट आर डोमिनेंट, रिएक्टेंट आर डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि ये तो केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए है ना, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, तब बोलेंगे कि वो दोनों के बीच की वैल्यू है। क्लियर नहीं है? हाँ, ये आंसर दे रखा है। आइए मैं अब आपको बताऊं क्वेश्चंस पे कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में सब इसके बेस पर आएंगे क्वेश्चंस। क्लियर नहीं है? देखिएगा, बाकी क्वेश्चन हम तो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आइए आपको एक दो क्वेश्चन आपको समझाता हूं इसके बेस पे। क्लियर? देखिए बेटा, बहुत ही बिल्कुल आसान टाइप का क्वेश्चन बेटा ये, लेकिन ये लिखना which of the following given reaction is fastest in forward डायरेक्शन। ठीक बताइए? हाँ, देखिए बताइए, ये कह रहे हैं कौन सी जो रिएक्शन है बेटा, वो रिएक्शन जो फास्टेस्ट का मतलब होता है आने की तेजी से जाए, आने की फॉरवर्ड, आने की आगे की तरफ जाए। अब चार ऑप्शन देगा कि which of the following given reaction is fastest in forward direction। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए इसने बेटा, पहला ऑप्शन दिया है पर बेटा, ये पहला दिया है पर ये इक्विलिब्रियम, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 2 है। सेकंड दिया है इक्विलिब्रियम, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -4। थर्ड दिया है इक्विलिब्रियम 10 की पावर -3 है, और फोर्थ दिया है इक्विलिब्रियम 10 की पावर 4। क्लियर बताइए? देखिए यहाँ पर इसको मैं आगे करता हूँ, इसको देखिए अब
दिख रहा है बेटा ना ये? हाँ, ये दिख रहा है, ये देखना बेटा, ये दे रखा है, ये आने की इसमें है, ठीक है ना? ये क्लियर? देखिएगा, हाँ देखिए ये है ऑप्शन बेटा, ये which of the following the given direction is fastest, फास्टेस्ट कौन सी डायरेक्शन तेजी के साथ जाएगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। क्लियर? तो ये चार ऑप्शन सिलेक्ट करके हमको देखना है कि कौन सी डायरेक्शन इसमें से फॉरवर्ड भेजेगा। क्लियर? तो देखिए बेटा यहां देखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाए बेटा, इसके लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा 10 की पावर आने की 3 है। अगर डायरेक्शन बैकवर्ड जा रही है बेटा, तो इसकी वैल्यू बताई थी मैंने, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा आने कितना हो, 10 की पावर माइनस की 3 वैल्यू। समझ गया ना ये? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर, अब इनकी वैल्यू देखिए बेटा, सुनिएगा, अब ये वैल्यू अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे बेटा ये वैल्यू कौन सी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम है ना। ये वैल्यू कौन सी बेटा, ये वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड इनको देखने वाले नहीं है। क्लियर? देखिए यहाँ पर अगर बेटा ये वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो रिएक्शन जो होगी वो यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा ही नहीं। क्लियर? तो बता चेंज नहीं होगा तो रिएक्शन जा पाएगी आगे, नहीं जाएगी ना। तो ये जो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है रिएक्शन को बैकवर्ड भेजने के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर ये वैल्यू बड़ा ज्यादा है ना, अब इससे ज्यादा ये है ना, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जो है और तेजी से जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए सबसे तेजी से ये जाएगी, उससे कम कौन सी जाएगी बेटा, ये आएगी। तो आप लिख सकते हैं बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट पूछ सकता है कि फॉरवर्ड सबसे तेज कौन सी डायरेक्शन जाएगी। तो यहाँ बेटा ऑप्शन लगा सकते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा, सबसे पहले बेटा ये फोर्थ आंसर होगा, उससे कम बेटा कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा फर्स्ट वाला, उससे कम कौन सा होगा बेटा ये, उससे कम ये वाला होगा थर्ड वाला, उससे कम कौन सा होगा बेटा ये सेकंड वाला होगा। क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 3, और यहाँ कितना बेटा ये वैल्यू है, और यहाँ बेटा ये वैल्यू है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं सबसे रिएक्शन बेटा फास्टेस्ट बेटा फॉरवर्ड कौन भेजेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड सबसे तेज जाएगी, उससे कम ये जाएगी, उससे कम ये जाएगी। ये तो रिएक्शन बेटा ये फॉरवर्ड जाएंगी ही नहीं, बल्कि ये तो रिएक्शन बेटा कहां पर आएगी, ये बैकवर्ड आएगी। क्लियर? ये बैकवर्ड आएगी क्योंकि इसकी रेट क्या बहुत ही कम है। क्योंकि इन केस में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी बेटा, ये लिखना, यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा वो 1000 गुना बेटा प्रोडक्ट की थी, ये वैल्यू। जबकि इसमें मैं बोल सकता हूँ बेटा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि 1000 गुना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मान सकते हो बेटा ना ये, यहाँ 10,000 गुना या 100 गुना, मान सकते हैं ना ये। तो इसलिए बेटा हम इसको बोल देंगे कि हमारा ये रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट जाएगा फॉरवर्ड। अगर बैकवर्ड पूछता कि बैकवर्ड सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी जाएगी, तब आंसर बेटा ये वाला होगा बैकवर्ड के लिए। क्लियर है ये? तो ये किसके लिए बेटा, ये है बैकवर्ड के लिए। समझ गया ना ये? बाकी जो है बेटा इस पे मैं क्वेश्चन जो है और करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, यानी काफी लेंथी हो जाएगा लेक्चर बेटा। ठीक बेटा, ये इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना आपको, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, हर चीज आपको आती रहे बेटा। क्लियर ना ये? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट, ओके बाय, टाटा।